डिडक्शंस में आ जाओ, क्या डिडक्शंस में अमेंडमेंट है? आंसर इज यस। डिडक्शंस में दो अमेंडमेंट है। क्या दो अमेंडमेंट है? पहला अमेंडमेंट है डिडक्शंस में, दैट इज रिलेटेड टू एनपीएस। याद है आप सबको एनपीएस के बारे में? एनपीएस का सेक्शन था सेक्शन 80 सीसी डी। सेक्शन 80 सीसी डी में अमेंडमेंट हुआ। और ये अमेंडमेंट क्या हुआ? आपको याद होगा 80 सीसी डी में हम लोग कंसेप्ट करते थे कि जो पैसा कंट्रीब्यूट किया जा रहा है वो एम्प्लॉयर भी करेगा और एम्प्लॉय भी करेगा। जब एम्प्लॉयर पैसा कंट्रीब्यूट करेगा तो एम्प्लॉयर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी 10% ऑफ द सैलरी। एम्प्लॉय भी ऐसे ही करता है, लेकिन जो 10% ऑफ सैलरी है, ये 10% की जगह हम लोग लेते हैं 14% ऑफ द सैलरी इन केस ऑफ द एम्प्लॉयज हु आर द एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और आपको याद होगा मैंने बार बार ये कहा था कि यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, आने वाले दिनों में इसमें स्टेट गवर्नमेंट ऐड करेंगे ये लोग। और बात हुई भी, फाइनेंस एक्ट 22 में इनको अक्ल आई कि भाई सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों, स्टेट गवर्नमेंट भी होना चाहिए। तो अब ये पोजीशन है कि 14% इज एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज 14% इज एप्लीकेबल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। दोनों के लिए ये 14% वाला पॉइंट अप्लाई हो जाएगा। एंड ये जो भी अप्लाई हुआ ये रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हुआ फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2021। और बाकी सारे एम्प्लॉयर्स के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स नहीं है वहां पे 10% पहले भी था, आज भी 10% है। ठीक है जी। अब दूसरा अमेंडमेंट जो है 80DD नाम के सेक्शन में आया। और सर मैं आपको 80DD की वही वाली बात आपको बताता हूं जो मैंने आपको अपनी क्लासेस के अंदर बताई। आपको याद है मैंने बार बार आपको अपनी क्लास में बताया कि मेरा भतीजा है जिसका नाम है मानक। याद आया? मानक वाला एग्जाम्पल याद आ गया आपको? मानक वाला एग्जाम्पल मैंने बार बार आपको दिया। मानक के फादर जो मेरे कजन है, फर्स्ट कजन है वीरेंद्र, और वीरेंद्र की वाइफ दैट इज मेरी भाभी रितु। मानक आज लगभग 25 साल का है और 100% बेड रिडन है। बर्थ के टाइम पे कुछ दिक्कत आ गई थी, तो ही इज 100% मेंटली एंड 100% फिजिकली चैलेंज्ड एंड इज ऑन बेड फॉर लास्ट 25 ईयर्स। ये वाली पूरी कहानी आपको याद है। अब आप देखो कि अगर मानक की उम्र 25 साल है तो वीरेंद्र की उम्र भी लगभग कह रहा हूं, एग्जैक्टली तो नहीं कह रहा, लगभग 60 साल है। चलो अगर 60 साल अभी नहीं है तो हो सकता है अगले 5-6 साल में 60 साल का हो जाए। आप बात को समझना। आपको ये बात भी याद है मैंने आपको बताया था कि वीरेंद्र और ऋतु मानक के फ्यूचर को लेकर बहुत इनसिक्योर फील करते होंगे, और उस इनसिक्योरिटी के लिए LIC के पास या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पास कुछ स्कीम्स हैं, और ये वीरेंद्र इन स्कीम के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, जिसकी वजह से बेनिफिट फ्यूचर में किसको मिलेगा? मानक को मिलेगा। देखिए ये मानक को बेनिफिट कब मिलेगा? मानक को ये बेनिफिट कब मिलेगा? जब वीरेंद्र की डेथ हो जाएगी। याद आया ना? ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको करवाया था। भगवान ना करे ऐसा हो, या ऋतु की डेथ हो जाएगी, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर वीरेंद्र की डेथ हो जाती है ये पॉलिसी मैच्योर होगी और ये पॉलिसी का पैसा मानक को मिल जाएगा, जो कि एग्जेम्प्ट रहेगा, टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है। अब हुआ क्या, एक केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। एक केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपको अगर कहेंगे तो मैं केस का नाम भी आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे फादर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि साहब देखिए हमारा जो इनकम टैक्स का एक्ट है वो ये कहता है कि जब मेरी डेथ होगी तब पैसा मानक को मिलेगा। कौन सा पैसा? ये वाली पॉलिसी का पैसा, ये वाले पॉलिसी का पैसा। या पॉलिसी मैच्योर हो जाए, तो पॉलिसी तो अभी मैच्योर हो नहीं रही, पॉलिसी मैच्योर होने में टाइम है, लेकिन मानक को पैसा आज ही चाहिए। मानक को पैसा आज ही चाहिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए पैसा आज चाहिए। और वीरेंद्र ने कहा कि साहब मैं कब मरूंगा मेरे को तो ये भी नहीं पता मैं कब मरूंगा, और रादर किसी को भी नहीं पता, लेकिन आज मेरी उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुकी है। नाउ आई एम 60+, मेरी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई है। मेरी अर्निंग एबिलिटीज बहुत कम हो गई है। आई एम नॉट एबल टू अर्न, माई इनकम हैज फॉलन।
जिसकी वजह से मैं मानक की मेंटेनेंस के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर पा रहा, लेकिन एलआईसी की पॉलिसी में पैसा रखा हुआ है जिसको यूज करके मैं मानक की मेंटेनेंस के लिए पैसा खर्च कर सकता हूं। लेकिन ये पैसा मेरे को मिलेगा कब? ये पैसा मिलेगा जब पॉलिसी मैच्योर हो जाए या मेरी डेथ हो जाए। ना मैं अभी मर रहा हूं, ना ये पॉलिसी मैच्योर हो रही है, लेकिन मानक के लिए पैसा तो मेरे को अभी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखो ऐसा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कानूनी ऐसा बना हुआ है। कानून कहता है कि या तो आपकी डेथ हो जाए तो पैसा मानक को मिलेगा, या ये पॉलिसी मैच्योर हो जाए तो पैसा मानक को मिलेगा। लेकिन ना ये पॉलिसी मैच्योर होती है, ना आपकी डेथ होती है, तो पैसा मानक को नहीं मिलने वाला। अब वो कहता है, बुजुर्ग व्यक्ति कहता है साहब मेरी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई, मेरी अर्निंग एबिलिटीज कम हो गई, मानक के खर्चे वैसे के वैसे ही है, मैं पैसा कहां से लाऊं, मेरे को ये बताओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी देखो हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन कानून जैसा है हम कानून तो बना नहीं सकते, लेकिन हाँ हम पार्लियामेंट को रिकमेंड करते हैं कि पार्लियामेंट इसके अंदर देखे और कानून को बदल दे। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर कही कि मैं आपको केस का नाम भी बताऊंगा, मेरे को इसमें याद नहीं आ रहा, और मेरी गलती ये है कि मेरे को वो होमवर्क करके आना चाहिए था, केस का नाम लेके आना चाहिए था, समहाउ मेरे को याद नहीं रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस केस में कहा दैट वी रिकमेंड, हम लोग रिकमेंड करते हैं पार्लियामेंट को कि साहब आप 80DD के कानून को बदलें, और जरूरी नहीं है कि वरिंदर की डेथ पे ही पैसा मानक को मिले। भाई कुछ और तरीका भी निकालो, डेथ से पहले भी ये पैसा मानक को मिले और एग्जेम्प्ट रहे, या मानक के बेनिफिट के लिए यूज हो और एग्जेम्प्ट रहे। तो इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ध्यान में रखते हुए निर्मला सीतारमण ने अमेंडमेंट किया डिडक्शंस के चैप्टर में। डिडक्शंस के चैप्टर में सेक्शन 80DD में, अब आप ध्यान से देखना, 80DD में पैसा कब मिलेगा उसमें अमेंडमेंट आ गया, ध्यान से पढ़ेंगे। द डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर एनी अमाउंट विच इज डिपॉजिटेड इन द स्कीम ऑफ LIC or any other insurer or UTI for the maintenance of a person who is dependent and disabled subject to the following condition। हमारे एग्जाम्पल में पर्सन डिपेंडेंट एंड डिसेबल्ड इज माय नेफ्यू मानक, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मेरे कजन वीरेंद्र के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये पैसा कब मिलेगा? द स्कीम शुड प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी इन लम्प सम फॉर द बेनिफिट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड। तो जो यूटीआई की स्कीम है, LIC की स्कीम है, वो ये स्कीम कहती है कि ये पैसा लम्प सम में हम मानक को देंगे। कब देंगे? ध्यान से पढ़ना, ये पैसा देंगे इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन मेकिंग सच डिपॉजिट। डिपॉजिट कौन कर रहा है? वरिंदर। वरिंदर की डेथ होगी तब देंगे। अब भाई क्या पता वो कब मरेगा, लेकिन उसकी अर्निंग एबिलिटी कम हो गई है, उम्र 60 साल हो गई है, नौकरी करता है रिटायर हो गया, बिजनेस करता है तो नहीं कर पा रहा, अर्निंग एबिलिटीज कम हो गई है उसकी, और जिसकी वजह से अब वो उसके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है मानक को मेंटेन करने के लिए। तो सरकार ने यहाँ पे अब अमेंडमेंट किया। सरकार ने कहा ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स, तो वीरेंद्र की उम्र अगर 60 साल हो जाए, मानक की उम्र की बात नहीं कर रहे, वीरेंद्र की उम्र की बात कर रहे हैं, on attaining the age of 60 years or more by the person making such a deposit, वरिंदर ने डिपॉजिट किया था, उसकी उम्र 60 साल की हो जाए, and the payment or deposit to such scheme has been discontinued or completed। स्कीम के अंदर जितने प्रीमियम पे करने थे वो सारे प्रीमियम पे हो चुके हैं। स्कीम के अंदर LIC के सारे प्रीमियम पे हो चुके हैं, कोई प्रीमियम पेंडिंग नहीं है। और जो डिपॉजिटर है वीरेंद्र हमारे एग्जाम्पल के अंदर, उसकी उम्र 60 साल की हो चुकी है, अभी मरा नहीं है, मरने से पहले ही 60 साल की उम्र हो चुकी है, तो वो पॉलिसी मैच्योर करके मानक को दे दो, मानक के बेनिफिट के लिए वो काम आ जाए। SSC nominates such other dependent or any other person or trust to receive the payment for the benefit of such dependent। तो बेसिकली वही वाली कहानी। तो अब आपको ये समझ आ गया, पहले का जो कानून था वो ये था कि वीरेंद्र की डेथ पे ही ये पैसा मानक को मिलने वाला है,
अब इन्होंने क्या दिया, या वीरेंद्र की डेथ हो जाए या उम्र उसकी हो जाए 60 इयर्स की, जिसकी वजह से ये पॉलिसी मैच्योर करते हुए अब हम लोग ये बेनिफिट दे देंगे, ये पैसा दे देंगे किसको, मानक को, लेकिन वो पैसा एग्जेप्ट रहेगा, टैक्सेबल नहीं होगा। और आपको ये बात भी याद है, मैंने ये भी कहा था कि मान लीजिए अगर मानक की डेथ हो जाए और मानक की डेथ में ये पैसा वीरेंद्र को मिल रहा है, तो वीरेंद्र के लिए वो पैसा टैक्सेबल होगा, एग्जेप्ट नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये एक और अमेंडमेंट था जो डिडक्शंस में था। मैंने आपको विद रीजन अमेंडमेंट के बारे में बताया कि ये अमेंडमेंट हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। साथ साथ में जो हमारे पास न्यू टैक्स रिजीम है सेक्शन 115 BAC, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है किसी भी प्रकार का, देयर इज नो अमेंडमेंट। AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, देयर इज नो अमेंडमेंट। एग्जेम्प्टेड इनकम में देयर इज नो अमेंडमेंट, एग्जेम्प्टेड इनकम के अंदर भी किसी भी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं है।